हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। साइंस जी के अपनी क्लास रहती है 3 बजे और ये टॉपिक नंबर हमारा 18 का सेकंड पार्ट रहेगा। माइस ये विविध ये वाला टॉपिक रहेगा। इसके 25 क्वेश्चन आंसर करेंगे आज हम। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस, मिश्रित गैस, गैस मिश्रित ठोस, या फिर गैस मिश्रित द्रव्य, या फिर द्रव्य एवं ठोस मिश्रित गैस। तो क्या रहेगा? धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? तो जो धुआं है वह है गैस मिश्रित ठोस का मिश्रण है। किसका है? गैस मिश्रित ठोस का मिश्रण है धुआं। जब गैस और मिश्रित ठोस ये दोनों मिलाकर इससे होता है धुआं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप थोड़ा ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। जैसे कुछ भी हम ठोस, जैसे ईंधन वगैरह, जो ठोस ईंधन हम जलाते हैं उससे धुआं निकलता है तो गैस बनती है। इस तरह से गैस मिश्रित ठोस, ऐसे थोड़ा ट्रिक से भी याद रख सकते हो। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस और मिश्रित ठोस का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? किस क्रियाविधि के द्वारा ढक्कन के खोलने से पूरी कक्ष में गंध का विस्तारण होता है? जो गंध फैल जाती है, अगर कुछ हम पका रहे हैं और उसको ढक कर रखा गया है और एकदम से हम उसको खोल देते हैं तो वहाँ गंध का विस्तारण होता है। तो यह किस वजह से होता है? बोतल में संपीड़न के कारण, बोतल में दाब के कारण, या फिर विसरण के कारण, या फिर परासरण के कारण। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बोतल में संपीड़न नहीं होगा, यहाँ पर बोतल में दाब भी नहीं होगा, और विसरण इसका आंसर रहेगा। विसरण हो जाता है, जो गंध होती है उसका विस्तारण होता है, मतलब विसरण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए, जो पटाखे हैं उसमें तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जब हम पटाखे जलाते हैं तो पटाखों में से एक सफेद प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश लाने के लिए हम इनमें से किस धातु का प्रयोग करते हैं? ए मैग्नीशियम का, बी सोडियम का, सी एल्यूमिनियम का, डी रजत का। तो यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं मैग्नीशियम का। किसका प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। जब हम पटाखे जलाते हैं तो उससे क्या होता है? सफ़ेद प्रकाश निकलता है, तो मैग्नीशियम का हम इसमें यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम धातु का। क्वेश्चन नंबर 4, कठोर जल साबुन से झाग क्यों नहीं देता? जब कठोर जल होता है, कठोर यानी खारा जल होता है, वह साबुन जब हम लगाते हैं तो झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? ए कठोर जल में सल्फेट और क्लोराइड आयन होते हैं जो अवक्षेपित बनाते हैं, या फिर कठोर जल में Ca और Mg आयन होते हैं जो साबुन से अवक्षेप बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। कठोर जल में Ca तथा Mg आयन होते हैं जो कि साबुन से अवक्षेप बनाते हैं। तो ये रहेगा आंसर। इसीलिए ठोस जल में साबुन से झाग नहीं बनते। ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 3 से 3:30 पर अपनी क्लास रहती है, डेली प्रीमियर रहता है 3 से 3:30 साइंस जीके का। अगर आप डेली साइंस जीके को आधा घंटा दे देते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होगा। और यहाँ तो हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं। और शाम को भी एक क्लास होती है अपनी 8 से 8:40 के बीच में होती है जीके की क्लास। उसमें केवल जीके हम करते हैं, स्टैटिक जीके और सब्जेक्ट्स की जीके, जो कि 8 के सब्जेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी रसायन अभिक्रिया से धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक, ये धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? किसमें? रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? ए एक अभिक्रिया की दर को घटाना,
या एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाना, या फिर सी यह उत्पाद की लब्धि को बढ़ाता है, या फिर डी यह उत्पाद की बेहतर शुद्धता प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका है। धन उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, यहाँ पर यह अभिक्रिया को बढ़ा देता है। क्या करता है यह धन उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक यह अभिक्रिया को बढ़ा देता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आमाशय के एक्स किरणें परीक्षण रंगीन एक्स किरणें से पहले रोगी को बेरियम का उपयुक्त लवण दिया जाता है। कौन सा लवण दिया जाता है, एक्स परीक्षण के लिए बेरियम का उपयुक्त लवण दिया जाता है। एक्स परीक्षण के लिए याद रखना है आपको, एक्स परीक्षण के लिए बेरियम का उपयुक्त लवण दिया जाता है। क्यों दिया जाता है यह, बेरियम एक्स किरणों का एक अवशोषक है और यह आमाशय को सुस्पष्ट दिखाने में सहायता करता है। आमाशय मतलब स्टमक जो होता है, यह आमाशय को सुस्पष्ट दिखाने में सहायता करता है। या फिर बी, बेरियम लवणों का रंग सफ़ेद होता है और यह आमाशय को सुस्पष्ट दिखाने में सहायता करता है। या फिर सी, बेरियम लवण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। या फिर डी, बेरियम एक्स किरणों को आमाशय से होकर जाने देता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा ए, जो बेरियम होते हैं ये एक्स किरणों के अच्छे अवशोषक होते हैं। क्या होते हैं, एक्स किरणों के अच्छे अवशोषक होते हैं और यह आमाशय को, जो आमाशय है स्टमक है, उसको सुस्पष्ट देखने में सहायता करते हैं। तो इसीलिए बेरियम का उपयुक्त लवण दिया जाता है एक्स किरणें परीक्षण से पहले, यानी एक्सरे जो करते हैं उससे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन एक सही नहीं है, बाकी 3 सही है। इनमें से एक जो कथन है वो गलत दे रखा है। ए, कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पादित होती हैं। जो ये कैथोड किरणें होती हैं ये सभी गैसों से उत्पादित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं कैथोड किरणें। और इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के या में मूल संगठक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है सब परमाणुओं के मूल संगठक होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा डी है, हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर्विष्ट नहीं करते हैं, ये हमारा गलत है। हाइड्रोजन आयन कोई प्रोटॉन अंतर्विष्ट नहीं करते हैं, ये गलत है। तो हमारा आंसर रहेगा डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पादित होती हैं, इनमें से सही नहीं है। तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। जो सही वाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से आपको दिमाग में रखने हैं, ताकि इससे कोई और क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से आ जाए सॉल्व करना। कैथोड किरणें सभी गैसों में उत्पादित होती हैं, बिल्कुल होती हैं। कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इलेक्ट्रॉन सब परमाणुओं के मूल संगठक होते हैं, ये भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, वे कौन से तत्व हैं जो कक्ष तापमान और मानक दाब पर द्रव्य हैं? वे इनमें से कौन से तत्व हैं? तत्व बताने हैं इनमें से जो कक्ष जो होता है उस पर तापमान और मानक दाब पर, जब कुछ दाब गिर जाए और तापमान बढ़ जाए तो वह द्रव्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर हीलियम, क्लोरीन, पारा, ब्रोमीन। तो क्या आंसर रहेगा इसका आंसर रहेगा जो हीलियम है ये नहीं आएगा, क्लोरीन भी नहीं आएगा, लेकिन पारा और ब्रोमीन ये आएगा। पारा भी द्रवित हो जाता है एक निश्चित तापमान पर, और ब्रोमीन भी। तो ये आएगा 3 और 4। यहाँ पर आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा अपना, 3 और 4 सही रहेगा। पारा और ब्रोमीन जो है एक कक्ष ताप और मानक दाब पर द्रव्य हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है? क्या है? एक सफ़ेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है। जो वायु से क्या
करता है, जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है, वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। इनमें से ऐसा कौन सा यौगिक है जो सफ़ेद ठोस होता है? कैसा होता है? सफ़ेद ठोस होता है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित कर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट होता है, या फिर कैल्शियम सल्फेट होता है। तो 9th का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा डी, कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या रहेगा आंसर? कैल्शियम सल्फेट होता है। आंसर रहेगा कैल्शियम सल्फेट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्कूबा डुबकी, जो ये डाइविंग होती है या जब हम डुबकी लगाते हैं, कौन सी डुबकी? स्कूबा डुबकी। डाइविंग में जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करते समय फेफड़ों के फट जाने का खतरा रहता है। जब हम डुबकी लगाते हैं, डाइविंग करते हैं, कौन सी? स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो तब जल पृष्ठ की ओर अवरोहण करने पर, जब हम जल की तरफ जाते तो हमारे फेफड़ों के फट जाने का खतरा रहता है। इसका कारण क्या होता है? क्या कारण होता है इसका? ए, बायल का नियम, बी, आर्किमिडीज का नियम, या सी, गे लुसेक का संयोजी आयतन, या फिर डी, ग्रेहम का विसरण नियम। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा बायल का नियम की वजह से ऐसा हो सकता है। बायल का नियम आंसर रहेगा, बायल का नियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक नौकाओं के निर्माण में इस्तेमाल होती है? किसके? नौकाओं यानी नाव जो होती हैं उसके निर्माण में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वह समुद्री जल में संक्षारित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहेगा? टीन, टंगस्टन, एंटीमनी और डी, टाइटेनियम। तो क्या रहेगा यहाँ पर? इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका इस्तेमाल हमें नहीं करते हैं? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक नौकाओं के निर्माण में इस्तेमाल होती है, क्योंकि वह समुद्री जल से संक्षारित नहीं होती है। तो यहाँ पर इनमें से एक बतानी है जो नौकाओं के निर्माण में प्रयोग होती हैं। तो 11th का आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा टाइटेनियम का उपयोग होता है नौकाओं निर्माण में। इनमें से ये रहेगा टाइटेनियम, आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 12 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12, कथन 1 दे रखा है, कथन 2 दे रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कथन वाले और कारण वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में। टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, अगर आपने प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है, तो देख लेते हैं कथन 1 में क्या है और कथन 2 में क्या है और कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या रहेगा? सभी यौगिकों में एक से अधिक तत्व होते हैं। सभी यौगिकों में एक से अधिक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी यौगिक जो होते हैं उनमें एक से अधिक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। सभी यौगिक वंशमांगी मिश्रण है, नहीं, सभी यौगिक वंशमांगिक मिश्रण नहीं होते हैं, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो सभी यौगिक विषमांगी मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण सभी यौगिक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये वाला कथन हमारा गलत होगा और फर्स्ट वाला कथन सही होगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ए वाला तो हमारा सही है, आर वाला असत्य है। तो यहाँ पर रहेगा हमारा सी ऑप्शन, ए हमारा सही है और आर हमारा असत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बेकिंग सोडा जो होता है इनमें से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं वाला ऑप्शन, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया होता अगर हम नहीं वहाँ पर हमने पढ़ लिया होता। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन दे रखे हैं, यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है। जो बेकिंग सोडा है तो भोजन को जल्दी पका देता है, जल्दी से गला देता है, तो भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रता देने के लिए मिलाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक संक्षारी
सारक है, या फिर यह है अमाशय जो स्टमक है में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है, जो एसिड बनता है उसको निष्प्रभावी कर देता है। बिल्कुल ये भी सही है। इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में भी होता है इसका प्रयोग। लेकिन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत रहेगा। यह एक संसारी सारक है, संसारी सारक है, ये हमारा ऑप्शन गलत रहेगा, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड पेंट का कौन सा रंग बनाता है? जो ये क्रोमियम ऑक्साइड है जो पेंट में मिलाते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड जो होती है यह कौन सा रंग बनाती है? तो पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड कौन सा रंग बनाती है, ये भी याद रखना है। क्रोमियम ऑक्साइड रंग बनाती है पेंटो में कौन सा? सफेद, हरा, लाल, नीला। तो यहाँ पर आंसर रहेगा यह हरा रंग बनाती है। कौन सा? पेंटो में क्रोमियम ऑक्साइड हरा रंग बनाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोनेक्स किससे संबंधित है? मोनेक्स जो होता है यह जो वर्ड है मोनेक्स, MONEX, किससे संबंधित है? यह है ए मोट्रिक प्रयोग, बी मॉन्ट्रियल प्रयोग, सी चंद्रविषयक प्रयोग, या फिर डी मानसून प्रयोग। तो ये मोनेक्स है, इसका संबंध है मानसून प्रयोग से। किससे है? मानसून प्रयोग से इसका संबंध है। मोनेक्स का संबंध है मानसून प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है? तो आजादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह बना है, ऐसा कौन सा रसायन रहा है? तो यह खाद रहा है, ग्लूकोज रहा है, औषधि रहा है, या सोडियम क्लोराइड रहा है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा यह कौन सा रहा है? इसमें कौन सा आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड। क्या रहेगा आंसर? सोडियम क्लोराइड, डी आंसर रहेगा। आजादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक प्रतीक चिन्ह था? तो सोडियम क्लोराइड प्रतीक चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। केवल और केवल 25 क्वेश्चन आज की क्लास के हैं, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जल्दी से कर लेते हैं 25 क्वेश्चन, केवल आधा घंटा ही हम पढ़ते हैं साइंस, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य डिब्बों को टीन से लेपित किया जाता है किंतु जस्ते से नहीं, क्योंकि? जो खाद्य डिब्बा है, खाने का जो डिब्बा होता है खाद्य डिब्बा, उसको टीन से लेपित किया जाता है। किससे? टीन से, लेकिन जस्ते से नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता जस्ते से? क्योंकि जस्ता का गलनांक टीन के गलनांक से अधिक होता है, या फिर जस्ता टीन की अपेक्षा महंगा होता है, या फिर जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, या फिर टीन जस्ते की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा हमारा जो जस्ता होता है, जस्ता 17 का सी आंसर रहेगा। जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील रहता है, इसीलिए हम टीन का प्रयोग करते हैं खाद्य डिब्बों को बनाने में टीन का प्रयोग करते हैं, जस्ता का नहीं करते। जस्ता टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 18, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा इनमें से तरीका है जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट नहीं करता है? यानी इनमें से 3 प्रक्रिया तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है जल शोधन में, लेकिन एक प्रक्रिया ऐसी है जो कि जल में से सूक्ष्म जीव को नहीं मिटाती है। ए नस्यंदन, बी क्वंथन, सी क्लोरीनीकरण, डी यूवी किरण। तो यूवी किरण और क्लोरीनीकरण ये दोनों के दोनों सूक्ष्म जीव को जल से मिटा देते हैं। ये बिल्कुल सही हैं, दोनों के दोनों याद रखने हैं नाम। सूक्ष्म जीवों को जल से कौन से मिटा देते हैं? और तरह से भी ये क्वेश्चन घुमा के दिया जा सकता है, तो इसलिए ये नाम याद कर लीजिए। क्लोरीनीकरण, यूवी किरण, और फिर इन दोनों में से एक है जो कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है।
तो यहाँ से क्वंथन भी करता है, सूक्ष्म जीवों को जल शोधन में नष्ट कर देता है, लेकिन निस्यंदन नहीं करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन रहेगा, निस्यंदन नहीं करता है। क्वेश्चन 18 हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जो लेट हो गए हैं, पहले वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज हम साइंस को कवर करेंगे। 18 टॉपिक हमारा चला हुआ है, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है? यह एक यौगिक है, यह एक मूल तत्व है, या फिर सी लोहा और धूल का एक मिश्रण है। लोहा, ऑक्सीजन और जल का एक मिश्रण है। तो यहाँ पर जो नम हवा में रखी गई, जो नम हवा चलती है तब जो लोहे की चादर रख दी जाती है, तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है ये हमें बताना है, क्योंकि यह एक यौगिक है। क्या है? यह एक यौगिक है। ये जो नम हवा है यह एक यौगिक है, ठीक है, यह एक यौगिक है। ये आंसर रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या है, शर्करा निर्माण उद्योग के उप उत्पाद खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है? जो ये शर्करा निर्माण है, शर्करा निर्माण उद्योग के उप उत्पाद खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है? कागज के, यानी जो शक्कर बनाते हैं गन्ने से, और गन्ने का जो भी छिलका वगैरह जो भी है वो बच जाता है, वो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कागज बनाने में, कांच बनाने में, या फिर रबर बनाने में, या फिर सीमेंट बनाने में। ना तो सीमेंट बनाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो खोई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खोई बोलते हैं। जब हम शक्कर का निर्माण कर देते हैं गन्ने से गुड़ का शक्कर का निर्माण करते हैं, तो उस खोई का क्या करते हैं? हम उस खोई से रबड़, सीमेंट नहीं बनाते हैं, कांच नहीं बनाते हैं, कागज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उससे कागज बनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? सबसे अच्छा स्नेहक यहाँ पर कौन सा है? ग्रेफाइट चूर्ण है, हीरक चूर्ण है, या फिर सी गलित कार्बन है, या फिर डी कार्बन और लोहे की मिश्र धातु है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? सबसे अच्छा स्नेहक कौन सा है? अच्छा है यहाँ पर। अच्छा स्नेहक कौन सा है इनमें से सबसे अच्छा स्नेहक है ग्रेफाइट चूर्ण। तो क्या रहेगा यहाँ पर आंसर? ग्रेफाइट चूर्ण सबसे अच्छा स्नेहक है। ए आंसर रहेगा ग्रेफाइट चूर्ण। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो इनमें से तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट इनमें से नहीं बनाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा आंसर? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी सीजियन, डी लिथियम। तो क्या रहेगा आंसर? इनमें से कौन सा एक तत्व हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा, क्या रहेगा आंसर इसका? सीजियन है, जो कि ठोस हाइड्रोजन कार्बन नहीं बनाता है। पोटेशियम सोडियम लिथियम ये सारे के सारे ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं, लेकिन सीजियन नहीं बनाता है। तो ये हो गए अपने 22 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं। केवल यही क्वेश्चन अपने बचे हैं। 25 ही क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा नहीं, मैं आपकी 7 से 8 मिनट में ही इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो बने रहें वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? 23 क्वेश्चन क्या है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये बड़ा लग रहा है आपको, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगेगा, और आपको ये लगेगा ये तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे हम पता लगाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, दिखने में तो बहुत ही बड़े लेंथी लगेंगे, लेकिन अगर उसको पढ़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो एक बार देखते हैं इसको क्या है ये क्वेश्चन।
चूने के पानी में, किसमें, चूने का जो पानी होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दूधिया हो जाता है। तो विलयन जो होता है दूधिया, मतलब जैसा दूध का रंग होता है ना, ऐसा व्हाइट कलर हो जाता है जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो विलयन दूधिया हो जाता है। परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर, अगर लंबे टाइम तक हम ऐसे ही उस चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते रहेंगे तो फिर विलयन साफ हो जाता है। तो जो विलयन है वह साफ हो जाता है। इसका कारण क्या है, ये पूछा गया है। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रवाहित करोगे तो विलयन दूधिया हो जाता है, दूध के जैसा रंग हो जाता है, व्हाइट कलर। लेकिन अगर लंबे समय तक यही प्रतिक्रिया चलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होती रहती है उसमें, तो विलयन साफ हो जाता है। तो विलयन दूधिया रंग नहीं रहता, फिर साफ हो जाता है। तो इसका क्या कारण है? ए, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और चूने का पानी फिर से बन जाता है। नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अभिक्रिया उत्कर्षणीय है और चूने का पानी फिर से बन जाता है, नहीं। बी देख लेते हैं, बी ऑप्शन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन देख लेते हैं। ध्यान से देखना है हर एक ऑप्शन। बी ऑप्शन है, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होने या करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट, जो प्रारंभ में कैल्शियम बन जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम दूध जब पीते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, तो इस तरह से कैल्शियम को याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील बाइकार्बोनेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी बदल जाता है। जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था ना, यानी जब दूध या रंग हो जाता है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट घुल गया, घुलनशील हो गया, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल गया। तो क्या हो गया, वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं रहा, वह बाइकार्बोनेट में चेंज हो गया। तो इस वजह से ऐसा हुआ। और सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम बाइकार्बोनेट, प्रारंभ में तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा ही नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। तो ये तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो गया। और डी देखते हैं, प्रारंभ में बना अघुलनशील यौगिक कार्बोनिक अम्ल में घुलनशील होता है, ये भी हमारा गलत होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा बी सही रहेगा। सबसे पहले जब हम अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो प्रारंभ में जब कैल्शियम कार्बोनेट है ये बन जाता है, उसके बाद घुलनशील होकर यह कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, तो यह रूपांतरित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया अपना बी ऑप्शन। मैंने कहा था ना कितना इजी होगा ये क्वेश्चन अगर आप समझोगे तो इसको। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे 2 क्वेश्चन ही पेंडिंग है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अभी रुको, इसके 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अभी बने रहो वीडियो पे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं 3 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यकी भार और आणविक भार समान है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? दोनों के ये तुल्यांकी भार है और आणविक भार है, दोनों समान है। तो क्या बनेगा, CaCl2 H2SO4 या फिर Na2SO4 या फिर NaCl। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी, NaCl आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या रहेगा, NaCl आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। 25 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ को, जब कोई पदार्थ तेल में तल के बना दिया जाता है, खाने का पदार्थ है, अगर तेल में तला हुआ खाद्य पदार्थ है तो खाने से पहले उसकी निर्माण तारीख यानी उसकी जो डेट है वो देख लेनी चाहिए कि कब उसको बनाया गया है, और अवश्य जांच कर लेनी चाहिए क्योंकि तेल विकृत गंधी हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो तेल क्या हो जाते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं, अलग तरह की गंध आने लगती है उनमें से। तो इसका कारण क्या है ये पूछा गया है। तो इसका कारण है अपचयन, उपचयन या फिर हाइड्रोजनीकरण या फिर डी सयानता में कमी। तो क्या हो जाता है, इसकी वजह से हो जाता है
उपचयन के कारण जब हम कुछ खाने का पदार्थ तेल में तला हुआ खरीदते हैं तो एक विकृत गंदी इसमें से गंध आने लगती है, तो इसका कारण है उपचयन। क्या है? उपचयन कारण है इसका। ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना कीमती समय आपने इस वीडियो को दिया। आई होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ये वीडियो हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो साइंस की, साइंस जीके, जो कि हम 3 से 3:30 के बीच में डेली करते हैं। 3 से और 3:30 के बीच में आधा घंटा ही साइंस हम पढ़ते हैं डेली। अगर आप साइंस के लिए आधा घंटा निकाल लेते हैं, सारे टॉपिक भी हो जाएंगे कवर, ज़्यादा टॉपिक भी आपके नहीं होंगे जो फिर आपको करने में दिक्कत भी नहीं रहेगी। डेली अगर आप आधा घंटा दे देते हैं क्लास को तो आपके 25 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे डेली के डेली। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे। 8 बजे भी अपनी क्लास रहती है, जैसा कि मैं बताती हूँ डेली 8 से 8:40 की टाइम पर। प्लीज़ इस क्लास पर भी आप टाइम से आ जाइएगा। यहाँ भी जीके करेंगे हम, स्टैटिक जीके। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।